नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पूरे देश के अंदर हिंसा की जो आग है उसे फैलाने की कोशिशें की जा रही। मध्य प्रदेश में दंगों में हुए हमलों की बाग अब उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा भड़काई गई। इसके अलावा यूपी के बरेली में भी हिंसा की कोशिश की गई। हालांकि हिंसा की घटना पर यूपी पुलिस ने कंट्रोल कर लिया है, लेकिन हालात को काबू में रखने के लिए पैनी नजर रखी जा रही। वहीं इस मामले पर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनाते। वहाँ पर अतिक्रमण हटाया गया और उत्तराखंड में खाली हल्द्वानी नहीं, पहाड़ों पर भी तमाम धार्मिक सिंबल बना देना, मज़ार बना देना, इस तरह तमाम घटनाएं वहाँ हुई है, जिसको वहाँ की सरकार ने कार्रवाई किया है। ये भी कार्रवाई अतिक्रमण था, हटाया गया, लेकिन एक सुनियोजित ढंग से हिंसा की गई, पुलिस जनों पर हमले किए गए, आगजनी की गई। जो ये गंभीर घटना, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उत्तराखंड सरकार को इसको जल्दी से इसमें जो रिंग लीडर हैं चार्जशीट लगा करके फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराया जाए, सजा कराया जाए। फिलहाल अगर ये जमानत का प्रयास करें तो इनको नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद कर दें। कहीं ना कहीं इस टाइप के जो कट्टरपंथी संगठन हैं, कहीं ना कहीं रोल होगा और इन्वेस्टिगेशन में उनके नाम भी उजागर होंगे। तौकीर रजा के उकसाने वाले बयानों की वजह से उनके समर्थक उग्र हो गए हैं और इसी बीच समर्थकों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। तौकीर रजा अपने समर्थकों को हल्द्वानी के नाम पर भी उकसा रहे थे। हल्द्वानी के अंदर उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई थी और उसके बाद भीड़ ने पुलिस प्रशासन पर पथराव किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन पर पेट्रोल बम से हमले किए गए। इतना ही नहीं, थानों में पुलिस वालों का जलाकर मारने की भीड़ की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन हिंसक भीड़ के खिलाफ तौकीर रजा ने एक लफ्ज भी नहीं कहा। उत्तराखंड के सीएम पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी जरूर की है। और अब इसकी कहीं ना कहीं ये आग बरेली तक पहुंची और यहाँ पर भी आपको बता दें कि तौकीर रजा के बयान के बाद हिंसा भड़क गई और फिलहाल जो लोग इस पर शामिल थे उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं। विवेक पांडे सभा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और AK जैन जी पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाहरुख कुमार संवाददाता बरेली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, सबसे पहले क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले को लेकर, घटना को लेकर अभी फिलहाल क्या कुछ हालात है? शानू, आवाज आ रही है आपको? कॉल कट गया ना। शानू, आवाज आ रही है आपको? ठीक है, शानू कुमार तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे साथ पूर्व डीजीपी AK जैन जी जुड़े हुए हैं। AK जैन जी, कैसे देख रहे हैं घटनाओं को? एक तरफ जहां उत्तराखंड में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन पर पथराव हुआ अवैध मदरसों को हटाने को लेकर, और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर अवैध मदरसा था तो उसे हटाने में क्या गुरेज और इस तरीके का आक्रोश दिखाना कहां तक जायज मानते हैं आप?
नहीं, बिल्कुल जायज नहीं है। हम्म इन्होंने सीधे सीधे उत्तराखंड सरकार को चुनौती दी है, हम्म और मुझे विश्वास है कि उत्तराखंड की सरकार, वहां का पुलिस विभाग इसका समुचित उत्तर देगी। हम्म जो भी ये उपद्रवी तत्व हैं हम्म हल्द्वानी में, जो बड़ी संख्या में बाहर से आके बस गए हैं, इसमें हम्म बांग्लादेशी भी हो सकते हैं, रोहिंग्या भी हो सकते हैं, हम्म सबकी शिनाख्त होनी चाहिए। हम्म इन सब के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। हम्म पेट्रोल बम फेंका जाना, इस तरीके से थाने के अंदर घुसकर थाने में आग लगाना, पुलिस कर्मियों को जिंदा जलाने की कोशिश करना, अवैध शस्त्रों से फायरिंग करना, ये बहुत गंभीर अपराध है। सही ऑर्डर किया है चीफ मिनिस्टर ने कि यूएपीए के तहत कार्रवाई की जाए। और डीजीपी का मैं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा है कि एनएसए लगाया जाएगा। बहुत कठोर कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। ये बहुत दुस्साहसिक घटना है। मैं तो उत्तराखंड में पोस्टेड रहा हूं विभाजन से पहले। कभी भी वहां के जिलों में इस प्रकार की घटनाएं हिंसा की नहीं होती हैं। तो ये एक गंभीर घटना है, और एक लोग को रोक लेते हैं। आगे के लिए आगे के लिए एक चेतावनी है, क्योंकि यूसीसी लागू किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। हाँ उसको लेके काफी काफी नाराजगी लगती है एक समुदाय में, क्योंकि उनको ये लगता है कि वहां की महिलाओं को अधिक अधिकार मिल गए हैं, मुस्लिम महिलाओं को। तो ये इसके प्रति चौकन्ना रहना होगा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को, वहां के एटीएस को, एसटीएफ को, एके जैन जी, लोकल पुलिस परसों को। की अगर हम बात करें तो वहां पर दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर दिए गए थे। विपक्ष ने इस पर कई सवाल उठाए थे, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता अपने बचाव के लिए? ऐसा किया नहीं जा सकता? नहीं नहीं, क्यों नहीं किया जा सकता है? ये किसने कहा? पैरों के घुटनों के नीचे गोली मारने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। जब आपकी जान पर आ गई है, आपने थाने में घुसकर अटैक कर दिया है, जी वहां आगजनी कर दी गई है, तो और वेपन किस लिए दिए गए हैं? हाँ अपोजिशन वाले कुछ भी कहते रहे, वहां और वेपन किस लिए दिए जाते हैं? सुरक्षा के लिए दिए जाते हैं। और अगर आप अपनी सुरक्षा पुलिस नहीं कर पा रही है, तो दूसरों को, पब्लिक की सुरक्षा क्या करेगी? बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। अधिकार है हाँ। उनको। जो ये घटनाक्रम हुआ है उसमें पूरा अधिकार है फायरिंग करने का। और फायरिंग में अगर किसी की मौत भी होती है, थाने से वेपन्स लूट सकते हैं, थाने में कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी। गाड़ियों में आग लगा दी गई है। आगजनी कोई सामान्य अपराध थोड़ी ही है। बिल्कुल फायरिंग हो रही है, पेट्रोल बम फेंके जा रहे हैं, पूरा जस्टिफाइड है, 100% जस्टिफाइड है। जो कहता है जस्टिफाइड नहीं है, उसको लगता है कानून की कोई जानकारी नहीं है। जी ये आपके चैनल पर आवाजें बहुत आती हैं। माफी चाहूंगी एके जैन जी, एक्चुअली बाकी सभी का साउंड म्यूट नहीं है, इस वजह से शायद म्यूट कर दो। हाँ जी, ये प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है, वापस आएंगे। शानू कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए संवाददाता बरेली से। शानू, अपडेट क्या है बरेली का? देखिए यशी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से बरेली में कल जो उत्तराखंड की तरह हिंसा भड़क सकती थी, उस पर कहीं ना कहीं अब जो आकर के पुलिस ने काबू पा लिया और प्रशासन ने काबू पा लिया। कहीं ना कहीं जो सहूलियत, जिस तरीके से पुलिस की जो तैयारी थी, वो कहीं ना कहीं थोड़ी विफल साबित जरूर हो जाती है अगर पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाती। देखिए जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा खान ने गिरफ्तारी की बात कही थी कि शांतिपूर्वक तरीके से गिरफ्तारी दी जाएगी, और जिस तरीके से मदरसों और मस्जिदों पर कार्रवाई की जा रही है बुलडोजर की, उसके तहत ये गिरफ्तारी देने की बात कर रहे थे। लेकिन मौलाना जब तौकीर नमाज रजा अदा का हुई, क्या कुछ बयान था? मैं चाहूंगी जरा दर्शकों को वो भी बताएं। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पे जिस तरीके से जो बयान था, जो मौलाना तौकीर रजा खान ने भरी भीड़ में जो बयान दिया था, पहले ही बात की जाए तो सबसे पहले तो उन्होंने बरेली के एसपी देहात से बहुत बदसलूकी की, अपशब्द बोले, और साथ ही तौर पर पे देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए उन्होंने अपशब्द बोले। और अपशब्द बहुत ही जो उनकी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल बहुत गलत साबित हो रही थी, और साफ तौर पर से उन्होंने चीफ जस्टिस के लिए भी बहुत गलत अपशब्द बोले। फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने कहा था, एक बयान उनका बहुत इस टाइम चर्चा में विषय में है कि अगर हमारे घर पे कोई बुलडोजर चलाने आएगा तो हमको उनको सामने वाले को जान से मार देंगे। तो इन तमाम तरीके के जो भड़काऊ बयान थे वो मौलाना तौकीर रजा कल बयान दे रहे थे, और छत पर चढ़ करके बयान दिए जा रहे थे। इसी दौरान जब वो नमाज अदा करते हैं, उसके बाद हजारों की तादाद में चारों दिशाओं से भीड़ आती है, और भीड़ एक तरीके से उग्र हो जाती है। जिसके बाद एडीजी की बात की जाए या फिर कमिश्नर की बात की जाए और डीएम और एसएसपी की बात की जाए, तमाम बड़े आला अधिकारियों ने मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभालने के बाद ही जो मौलाना तौकीर रजा थे उनको जो है वापसी की गई। लेकिन अब की बात की जाए तो देर रात बारादरी थाना क्षेत्र पर लगातार पुलिस गश्त करती रही। एसपी सिटी की बात की जाए या फिर एसएसपी खुद देर रात 2 बजे तक गश्त करते रहे।
वहां पर जो भीड़ जो आई थी नमाज अदा करने के लिए, उसके बाद जो भीड़ लौटती है, उन्होंने राह चलते लोगों के साथ मारपीट की और कई लोग उसमें चोटिल हुए। फिलहाल बरेली पुलिस के मुताबिक की बात की जाए तो 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं की गई है। जितने भी वीडियो सोशल मीडिया पर जो वायरल हुए और सीसीटीवी फुटेज जितने भी अब तक आ पाए हैं, उनके बिहाफ पर पुलिस उनको चिन्हित करने का काम कर रही है और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी ताजा अपडेट की बात की जाए यशी, तो अभी की बात की जाए तो एसपी ऑफिस विश्व हिंदू परिषद अपना ज्ञापन देने आए थे, लेकिन उस ज्ञापन को डिस्क्लोज नहीं किया गया है और उसमें साफ तौर पर से उन्होंने बयान दिए हैं कि मौलाना तौकीर रजा पर एनएसए के खिलाफ कार्रवाई की जाए और अब की से जो कठोर कार्रवाई अगर नहीं होती है तो विश्व हिंदू परिषद भी रोडों पर उतरेगा। तो इन तमाम तरीके की चीजें और कई संगठन, अब हिंदू संगठन रोडों पर आने की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी की जो बरेली पुलिस एसपी सिटी का जो बयान आया है, उनका साफ तौर पर से कहना है कि जल्द से जल्द जितने भी जो उग्रवादी थे जिन्होंने हिंसा को भड़काने का काम किया था, उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यशी, बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के सीएम और जस्टिस के लिए भी इस तरीके के बयानबाजी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है। इससे पहले भी कई बार मौलाना तौकीर रजा भड़काऊ बयान में गिने जाते थे, लेकिन इस बार जो बयानबाजी की गई है बहुत ही उग्र बयानबाजी थी। अगर कल पुलिस के पुख्ता इंतजाम ना होते तो कहीं ना कहीं हल्द्वानी की तरह बरेली भी आग से जल रहा होता। यशी, ठीक है, शानू कुमार जी वापस आते हैं आपके पास। सपा प्रवक्ता विवेक पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक जी, कैसे देख रहे हैं, यूपी में भी जो हिंसा भड़कती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ उत्तराखंड में चूंकि यूसीसी लागू हुआ, इसका विरोध किया जा रहा था एक विशेष समुदाय के द्वारा, लेकिन उसके बाद जो अवैध मदरसों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, आपको लगता है कि ये तरीका ठीक नहीं है? नहीं, देखिए, पहले तो मंच पे चूंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी भी उपस्थित हैं, मैं उनको सादर प्रणाम समर्पित करता हूं और आपके माध्यम से आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, कानून व्यवस्था की चुनौती को तो कानून व्यवस्था से ही निपटा जा सकता है। अब आप उसको चाहे धार्मिक रंग से देखें, चाहे आप उसको सामाजिक नजर से देखें, चाहे आप उसको कानूनी नजर से देखें, चाहे आप उसको गैर कानूनी नजर से देखें, लेकिन इन सभी का जो समाधान है वो कहीं ना कहीं अंततः आके आईपीसी सीआरपीसी की जो धाराएं हैं उसी के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको पहले ये समझना पड़ेगा, एक लंबी प्रणाली इस देश में चली आ रही है, ये हर सरकारों के लिए चुनौती है। अवैध अतिक्रमण, अवैध मस्जिद, अवैध मजारे बनाना, मुझे लगता है कि अभी सरकार ने आधुनिकीकरण के नाम पे, मदरसों के आधुनिकीकरण के नाम पे एक बहुत मोटा बजट पास किया था, 400 करोड़ से अधिक। तो मुझे लगता है कि उस बजट का इस्तेमाल कहाँ हुआ इसको भी स्पष्ट कीजिए, क्योंकि अगर इस तरीके के मदरसे अवैध पाए जा रहे हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही चिंता का विषय है। दूसरी बात, एलडीए की बात करिए, चाहे नगर निगम की बात करिए, इन अधिकारियों की जिम्मेदारी क्यों नहीं तय करते हम? इन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, क्योंकि जब अवैध निर्माण होता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्रीय स्तर पे उन अधिकारियों से मिली भगत करके इस अवैध निर्माण को पूरा करने का काम किया जाता है। और मुझे लगता है उसके बाद उसमें इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी होते हैं, पानी का कनेक्शन होता है, टैक्स भी जमा होने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं इस भ्रष्टाचार को एलडीए, नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनके संरक्षण में बढ़ावा मिलता है। पहले तो इन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, क्योंकि देखिए, कानून व्यवस्था एक लंबा इतिहास है चुनौती की, वो चाहे कोई सरकार हो। मैं हमेशा कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में मॉडल पुलिस एक्ट 2006 के प्रावधानों को लागू करना चाहिए। आज हम लोकल इंटेलिजेंस के मामले में, आप सोचिए एलआईयू फेल क्यों हुई, कहीं ना कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की जो बॉर्डर स्कीम है उसके कारण उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त है। मैं हमेशा कहता हूं कि जब आप किसी पुलिसकर्मी को 500-600 किलोमीटर पदस्थ करते हैं तो उसके नहीं, कैसे उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है? आज उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अलर्ट जारी किया गया, उत्तर प्रदेश में प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में पत्थरबाजी साफ तौर पर मना है। उत्तर प्रदेश में अगर आप इस तरीके की अराजकता फैलाते हैं तो आप पर कार्रवाई होगी, ये निश्चित किया गया है, सुनिश्चित करते हैं योगी आदित्यनाथ। कैसे कानून व्यवस्था ठीक नहीं है विवेक जी? कानून में प्रावधान तो हर चीज के हैं, लेकिन उसको लागू, अगर ये उत्तर प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था इतनी सही होती तो ये 5000 की भीड़ अचानक कैसे सड़कों पे आ गई और कैसे खुफिया विभाग को इसकी खबर नहीं लगी? एलआईयू क्या कर रही थी, लोकल इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, आईबी क्या कर रही थी, एनआईए क्या कर रही थी? ये बचकानी बातें, मुझे लगता है बचकाने तर्कों से शानू को म्यूट करिए प्लीज, परिपक्वता नहीं आएगी। सामने मेरी बात को आने दीजिएगा। मैं हमेशा कहता हूँ कि जब 500-600 किलोमीटर आप किसी लोकल थाने पे, लोकल बीट पे किसी को पदस्थ करते हैं तो उसको समय लग जाता है क्षेत्रीय भौगोलिक समीकरण समझने में, क्षेत्रीय भाषा का समीकरण समझने में, क्षेत्रीय आपराधिक समीकरण समझने में, क्षेत्रीय राजनीतिक समीकरण समझने में, और उसका परिणाम है कि आप 5000 की भीड़ अचानक उन्माद बन के सड़क पे आ जाती है और हमें पता नहीं चलता। आपको याद होगा बरेली का वो दिन भी जब प्रभाकर चौधरी जी ने किस तरीके से एक दंगे को रोकने का काम किया था, लेकिन क्या आपको वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर नहीं दिखाई दिया? क्यों प्रभाकर चौधरी जी को पनिशमेंट पोस्टिंग दे दी गई? मुझे लगता है, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि डीजीपी को सीधे
विधानसभा में एक निर्वाचित स्थान देना चाहिए कि जब सत्र चले तो पुलिस का डीजीपी सीधे आकर के कानून व्यवस्था के मसले पे सीधा संवाद करे। राजनीतिक प्रेशर से अलग करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुलिस पुलिस एक संवैधानिक इकाई है, किसी राजनीतिक दल की इकाई नहीं है। लेकिन सरकारें आती हैं, सरकारें जाती हैं, पुलिस सुधार के नाम पे, आधुनिकीकरण के नाम पे वो अपने राजनीतिक लक्ष्यों को साधती है। आज जिस तरीके से तौकीर रजा की बात की जाए, मैं तो कह रहा हूं क्यों इनको समय दिया जा रहा है भाई, क्यों इनको समय दिया जा रहा है? मुझे लगता है जब बयान आया उसके 1 घंटे के अंदर एटीएस को इन पे कार्रवाई करते हुए इनको जेल में डालना चाहिए था। भाई ऐसे लोग, इनकी बहु भाजपा में है, तौकीर रजा भड़काऊ भाषण दे रहे हैं क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, इसमें पुलिस प्रशासन के लोग जो है, जो पुलिसकर्मी है सड़क पे, वो भी असुरक्षित रहते हैं भाई। थाने में घुस के बताइए दंगाइयों ने इस तरह की हरकतें कर दी। उत्तराखंड आपको जब पता है कि देवभूमि है, तो देवभूमि में अवैध निर्माण का एक लंबा इतिहास चल रहा है। लगातार आप लोगों को मीडिया के माध्यम से खबरें आती रहती है। क्यों ऐसे अवैध मदरसों को वहां पे बनाने का काम किया जा रहा है? कौन वहां के क्षेत्रीय अधिकारी जो संरक्षण दे रहे हैं ऐसी खबरों, ऐसे अवैध मदरसों को या अवैध अतिक्रमण को? मैं तो ये सवाल उठा रहा हूं ना। आप केवल मंचों पे बैठ करके कानून व्यवस्था हम ये करेंगे वो करें, ऐसे नहीं होता है। आपको जिम्मेदारियां तय करनी पड़ेगी। ठीक है विवेक जी, वापस आते हैं, जरा इस पर आगे बातचीत करते हैं। शानू, उसके बाद आपका रुख करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। देखिए, बात कर रहे हैं जहां एक और उत्तराखंड में अवैध मदरसे पर जब कार्रवाई की गई तो वहां पर भीड़ उग्र हो गई और उसका खामियाजा ये हुआ कि प्रशासन पर पत्थरबाजी शुरू हुई और बहुत सारी कहीं ना कहीं आक्रोश लोगों में देखने को मिला। उसके बाद स्थिति काफी ज्यादा भयावह हो गई। उसके बाद यूपी में अलर्ट जारी किया गया। कल चूंकि जुम्मे की नमाज थी, उसके बाद ये था कि कहीं हालात बेकाबू ना हो जाएं और ये तमाम चीजें थी जिसको लेकर उत्तर प्रदेश अलर्ट मोड पे था। लेकिन बरेली में आपको बता दें कि तौकीर रजा के बयान के बाद से हिंसा भड़क गई और उसमें कहीं ना कहीं जो लोग थे वो पत्थरबाजी करते हुए नजर आए। तमाम चीजें उसमें देखने को मिली। फिलहाल बड़ा सवाल ये है कि आखिर प्रशासन जब पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर था तो हिंसा कैसे भड़की, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। शानू हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शानू, बड़ा सवाल यही, देखिए अभी विवेक पाटिल जी भी यही सवाल उठा रहे थे कि आखिर जब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पे था, कल जुमे की नमाज थी, जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया, उसके बावजूद भी ये हिंसा कैसे भड़की? देखिए यशी, निश्चित तौर पे जिस तरीके से सपा नेता जो हमारे साथ डिबेट में जुड़े हुए हैं, उनका जो बयान है वो बिल्कुल कहीं ना कहीं पुख्ता साबित हो रहा है। और बरेली के प्रशासन की जो पूरे उत्तर प्रदेश में आज थू-थू हो रही है, वो कहीं ना कहीं यही मुख्य वजह है कि एलआईयू क्या कर रही थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कर रहे थे। जिस तरीके से जो खुफिया एजेंसी, पहले की बात की जाए, जैसे ही मौलाना तौकीर रजा कहाँ कोई भी बयान देते हैं, इससे पहले भी कई बयान दिए गए और अब जो बयान दिए जाते हैं उससे पहले ही खुफिया तंत्रों को एक्टिव कर दिया जाता है। लेकिन इस बार जो खुफिया तंत्र है वो कहीं ना कहीं नाजुक साबित हुए और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं बरेली की जनता को और पुलिस प्रशासन को भुगतना पड़ा। साफ तौर पर से कई एजेंसियों को अलर्ट किया गया था, गली गली मोहल्ले में खुफिया एजेंसी घूम रही थी, लेकिन वो खुफिया एजेंसी इस बार एक्टिव नहीं हो सकी। कहीं ना कहीं उसी का जो खामियाजा था कि जो हजारों की भीड़ चारों दिशाओं से रोडों पर आ गई और वही भीड़ जो है लौटते समय उग्र हो गई। जो खुफिया एजेंसियों की बात की जाए, अगर जो खुफिया एजेंसी एक्टिव होती तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो भीड़ निकल करके आ रही थी वो पहले से ही पता लग जाता, उनको बैरियरों पर रोक दिया जाता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सका। कुछ भीड़ को बैरियर पर रोक दिया गया, लेकिन जो शहरों की गलियों से जो भीड़ निकल करके आई, नमाज अदा करके जो भीड़ आई, क्योंकि 3 मस्जिदें आसपास के ही इलाकों में, वहां से भीड़ एकदम से मेन जगह पर पहुंच गई जहां पर मौलाना तौकीर रजा खुद मौजूद थे और वहां पर तकरीबन कई हजारों की संख्या में लोग पहुंचे और सरकार के खिलाफ कई नारेबाजी की गई। और वहीं पर ही खुद मौलाना तौकीर रजा ने प्रधानमंत्री के लिए और उत्तराखंड के सीएम के लिए काफी अपशब्द बोले। तो यही वजह थी जो खुफिया तंत्र एक्टिव नहीं हो सका, उसका नुकसान बरेली पुलिस और बरेली के प्रशासन को उठाना पड़ा। मौके पर जब भीड़ हजारों की संख्या में हो गई तो कहीं ना कहीं एडीजी जोन, जो कि एक बड़ा आला अधिकारी है, वो उनको जमीनी स्तर पर उतरना पड़ा। खुद कमिश्नर सौम्या अग्रवाल जमीनी स्तर पर उतरी और खुद पब्लिक को समझाया और मौलाना तौकीर रजा को समझाया। उसके बाद ही मौलाना तौकीर रजा अपने वापस हुए और उसके बावजूद भी उन्होंने मस्जिद की छत पर चढ़ करके फिर से बयानबाजी की कि हम ऐसे ही आगे चालू रहेंगे। तो इन तमाम तरीके की जो कहीं ना कहीं जो चूक कही जा रही है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से और जो खुफिया
एजेंसी हैं जिनको एक्टिव किया जाता है ऐसे बयानबाजी होने से पहले, वो कहीं ना कहीं नाजुक साबित हुए हैं और उसी का जो असर था वो साफ तौर पर से देखा गया है। फिलहाल अभी की बात की जाए यशी, तो मुझे लगता है कि ये जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी हुई ये यही नहीं रुकेगी, आगे भी बढ़ सकती है, क्योंकि लगातार अभी की बात की जाए, मैं खुद अभी एसपी सिटी जो कि पुलिस अधीक्षक नगर का कार्यालय है यहाँ पर मौजूद हूँ। अभी खुद विश्व हिंदू परिषद के कई कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे, उन्होंने कहा है इस बार ज्ञापन नहीं दिया जाएगा, अंदाज कुछ अलग होगा और तेवर भी कुछ अलग होंगे। जिस तरीके से जो आईएमसी के कार्यकर्ता नारेबाजी कर रहे थे उसी तरीके से अब हम लोग भी आईएमसी के खिलाफ उतरेंगे। तो इस तमाम तरीके की चीजें कहीं ना कहीं लगता है कि इससे जो बरेली का जो माहौल है उसको खराब करने का प्रयास किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यही यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब पत्थरबाजी हुई वहां पर खुद आईएमसी के समर्थक भी पहुंचे साफ तौर पर से, उन्होंने कहा पुलिस प्रशासन को आश्वस्त किया कि हम जानकारी जुटाते हैं कि आखिर ये लोग कौन थे जिन्होंने पत्थरबाजी की, मतलब अपनी पीठ भी थपथपाने का पूरा काम। ठीक है, शानू वापस आते हैं, रुकिए जरा। AK जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। AK जैन जी, अभी यहाँ पर विवेक पांडे जी एक सलाह दे रहे थे कि डीजीपी को शामिल होना चाहिए सत्र में, ताकि वो अपनी बात को रख सकें और कानून व्यवस्था पर अपनी राय साझा कर सके। इससे कितना इत्तेफाक रखता है? साथ ही साथ ये जो घटना बरेली में हुई, क्या आप मानते हैं कि इसमें प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही है? तौकीर रजा के अगर इस तरीके के भड़काऊ बयान सामने आ रहे थे या इस तरीके की हिंसा को भड़काने का प्रयास उनके द्वारा किया गया तो कार्रवाई करनी चाहिए थी। देखिए, ऐसा है, ये हर चीज की कल्पना नहीं की जा सकती है कि कितने लोग कब इकट्ठे हो जाएंगे। हाँ, वो अगर कोई घटना करते हैं तो उसकी वीडियो फोटोग्राफी देखकर, सीसीटीवी के पूरे फुटेज देखकर, उन सबको शामतगंज बाजार में जो इन्होंने कुछ पथराव किया है, मैंने भी कुछ लड़कों को देखा। हाँ जी। मैं बरेली में एसपी सिटी रहा हूँ, मैं जानता हूँ उस जगह को, मेरी वहां पे 2 पोस्टिंग्स रही हैं। तो इनको देखा जाना चाहिए और जो भी हो, चाहे तौकीर रजा हो चाहे कोई भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए। किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। मुकदमे दर्ज होने चाहिए, इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश का माहौल इस समय बिल्कुल सद्भावनापूर्ण बना हुआ है, सांप्रदायिक शक्तियां नियंत्रण में हैं, तो ऐसी यही स्थिति बनी रहनी चाहिए। और जो उसको बिगाड़ने का प्रयास करे, चाहे वो यूसीसी को लेके करें, चाहे आने वाले सीएए को लेके करें, चाहे ज्ञानवापी के बहाने करें, ये जो भी है, इनको कोई अधिकार नहीं है बरेली में बैठ के इस प्रकार की हरकत करने का और अपनी नेतागिरी चमकाने का। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस प्रशासन अब वहां पे सतर्क है। और मैं अपेक्षा करूंगा कि जो लड़कों ने, जिन्होंने कल उपद्रवी तत्वों ने पथराव करने की और हिंसा करने की कोशिश की है, उनकी शिनाख्त करके उनके खिलाफ कड़ी धाराओं का मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजा जाना चाहिए। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पर जिस तरीके से हिंसा भड़की, फिलहाल उस पर प्रशासन की भी कहीं ना कहीं नाकामी नजर आ रही है। हालांकि इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा ये देखना होगा। मुद्दे की बात पे फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।